इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लेकिन जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो गया तो क्या हुआ कि इसने उस ग्रुप में रिंग स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी और उसको इस काबिल बना दिया कि अब वो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर सकता है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर सिंपल, उसके बाद आप ये चीज जो है मेंशन करोगे, अगर आप पेपर में क्वेश्चन हैंडल कर रहे हो तो ये चीज आप इसी तरह मेंशन करोगे कि खुद नहीं करता, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो फिर करेगा, वो लगा हो तो फिर ऐसा क्या होगा कि तब ये सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो बताने के बाद आप सिंपल हेलोजिनेशन, सल्फिनेशन और नाइट्रेशन की आप बना दो, इक्वेशंस लिख दोगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आती है बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल वैसी जिस तरह हम लोगों ने क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन में पढ़े, दो तरह का से हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी। एक में अमाइनेशन हुई थी और दूसरे में उसको उस टाइम पे मैंने आपको नाम नहीं बताया था, आई थिंक सो मैंने स्किप कर दिया था, उस पोजीशन पर अराइलेशन की थी हमने, क्योंकि आपको याद होगा C6H5 लिथियम के साथ हमने उसका रिएक्शन करवाया था। लिथियम जो था वो लिथियम हाइड्राइड की फॉर्म में, एट द एंड जो हाइड्राइड रिलीज हो उसके साथ लिथियम हाइड्राइड बनाकर निकल गया एज अ साइड प्रोडक्ट, और जो C6H5 फिनाइल ग्रुप था वो जाके हमारे रिंग स्ट्रक्चर पे अटैक कर दिया था उसने। क्योंकि C6 फिनाइल जो है वो रिंग स्ट्रक्चर था, इसलिए अराइलेशन हुई थी। आज जो है, आज भी हम अमाइनेशन और अराइलेशन देखेंगे, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से स्पेशल मैंने इसके ऊपर ये मैकेनिज्म मेंशन किया है कि जिस मेथड से आज तक हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते आए हैं, यहाँ पर उस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर जो मैकेनिज्म वो फॉलो कर रहा है, दैट इज ANRORC। ANRORC ये जो है एब्रिविएशन है, आप इसको जाकर ये नेट से गूगल कर सकते हो कि व्हाट इज व्हाट A स्टैंड्स फॉर और N और RORC स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ईच अल्फाबेट स्टैंड फॉर अ डिफरेंट वर्ड। सिंपल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, पायरिमिडीन, सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन, अगेन सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इन पोजीशन पर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दैट वाज आल्सो थ्योरेटिकल। जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो प्रैक्टिकली ज्यादा जब देखा गया तो जब सब्स्टिट्यूशन अटैच थी इसके साथ, तब भी इसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब ही दिया। ओके, सो सब्स्टिट्यूट कौन सा अटैच है? क्लोरीन। अच्छा, अब ये कौन सा है? ये दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दैट्स मीन कि इसने रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो रिंग की ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर कम हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को इसने इन अदर वर्ड सपोर्ट किया। सो लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड सो दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि हाउ दिस, क्योंकि दोनों तरह के, सो हाउ बोथ ऑफ दीज टू रिएक्शंस have different mechanism as compared to what we have already studied about nucleophilic substitution reaction. Okay, let's start with annihilation. ठीक है, annihilation से start करते हैं पहले। सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन। सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन का जब रिएक्शन हमने करवाया, अब उसमें आपको याद था C6H5 लिथियम था, इसमें भी रिंग अटैच है, बट वो बेंजीन नहीं बल्कि एक डिफरेंट रिंग अटैच है, हम वो बना लेते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर और लिथियम। ओके, अब डिफर क्या है इसमें, ये देखना है हमने। इसमें डिफर यहाँ पर ये करता है कि इसमें हम लोग यहाँ पर डालेंगे डाइइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर का फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, C2H5
C2H5। यहाँ पर जो डिफर कर रहा है ना वो ये डाइथाइल ईथर की वजह से डिफर करेगा। ईथर की अब हमारे पास होता क्या है कि ईथर की क्लीवेज जब इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको हम ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है, अगर इधर कोई भी ग्रुप आर अटैच होता है, कोई भी ठीक है आर के साथ एल अटैच है, तो दिस इज ऑर्गेनोलिथियम। जब ऑर्गेनोलिथियम की प्रेजेंस में ईथर की क्लीवेज होगी तो वो थोड़ा डिफरेंटली होगी। ऑन द क्लीवेज ऑफ ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम हमारे पास कौन से प्रोडक्ट आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ज्यादा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं इसलिए मैं वो सारे लिखने लगी हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स से कि क्योंकि हमारे पास ये सारे आर ग्रुप है, ये भी आर ग्रुप है, ये भी आर ग्रुप है और ये भी, तो इसको हम लोग एक ओवरऑल जो लिथियम के साथ अटैच है इसको हम एक आर कह देते हैं, बाकी को हम एज C2H5 ही लेके चलते हैं, ठीक है। सो पहला हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्लीवेज पे वो C2H5O लिथियम, ये बनेगा। जब ये बना तो आप ये देखो कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेकेज हुई तो आपके पास इस प्रोडक्ट के साथ साथ पहला प्रोडक्ट क्या आया, साइड प्रोडक्ट C2H5। अच्छा एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान भी रखनी है कि यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन नहीं हो रहा। हम लोगों ने ठीक है क्वांटिटी जब डाली प्रोवाइड की ईथर की, तो वहां पर कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है इसका, इस चीज को ध्यान में रखना। ओके ठीक है, अब C2H5 आया। अब C2H5 अगर आ गया तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये C2H5 एक और C2H5 जो बिल्कुल इसी तरह बना उसके साथ रिएक्शन करी और हमारे पास आ जाए C2H5 C2H5 ब्यूटेन, ठीक है। अब पहला ये बना हमारे पास, और क्योंकि ये सच नहीं रहेगा इसलिए इसको हम काउंट नहीं कर रहे, दूसरा साइड प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गया। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है कि C2H5 को मैं खोल के लिख रही हूँ CH3CH, ठीक है, CH3CH एंड H। अब इसको करते हुए एक चीज आपने जहन में रखनी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से इसकी भी तो क्लीवेज हुई, ठीक है ना, इसकी भी तो क्लीवेज हुई, तभी तो इसने जाके इसके साथ अटैच हो सका ये। सो यहाँ पर हमारे पास एक आर भी फ्रीली अवेलेबल है, ये चीज जहन में रखनी है आपने, ठीक है। अब जब ये एक आर फ्रीली अवेलेबल है इसको आपने जहन में रखिए। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से ये एक H रिमूव हो, ठीक है। एक H जब यहाँ से रिमूव हुआ तो इसने जाकर इस हमारे इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास आ गया दिस। अब ये हमारे पास 1 2, दिस इज आवर थर्ड साइड प्रोडक्ट। अब एक जब हमारे पास ये बना तो अगेन वैसे ही कि जरूरी नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल के साथ इस तरह हुआ हो, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन जो है उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज होकर उसने जाके इसके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ जो है वो जाके बॉन्ड बना लिया। सो हमारे पास इस तरह के अब ऐसा CH3CH के एक से ज्यादा मॉलिक्यूल भी अवेलेबल है, मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। सो अब क्या आप समझो कि ये इसके साथ एक और मॉलिक्यूल था, इसके अंदर से भी हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो अब हमारे पास CH3 इसके बिल्कुल सामने वैसे ही CH3CH, दोनों के बीच आ गया डबल बॉन्ड। सो दिस इज और फोर्थ साइड प्रोडक्ट। ये सब कुछ अब आपने देखा, ये सब पहले हमने नहीं पढ़ा था। पायरिडीन के केस में ऐसा नहीं हुआ था। पायरिडीन में फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में जब करवाया तो हमारे पास ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गए आपस में। इस हमारे इसमें ईथर एज अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और ये हमारा एज अ एजेंट है रिएजेंट, तो इन्होंने दोनों ने आपस में रिएक्ट कर पहले ये सारे प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है। अब जब हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स बन गए तो क्या होगा, अब हम ये सारे साइड प्रोडक्ट्स हैं, ये जो 1 2 एंड पोजीशन नंबर 4 पर है, ये सारे के सारे क्या हैं, साइड प्रोडक्ट्स हैं। एक साइड प्रोडक्ट अभी भी रहता है, दैट इज ये कि अब यहाँ से CH3CH2 अगर अवेलेबल था और CH3CH2 अवेलेबल था, और क्या हुआ कि यहाँ से जो हाइड्रोजन एक रिलीज हुआ,
एक हाइड्रोजन ने जाके वहां पर इसके साथ अटैक इसके साथ कर लिया बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन इसी तरह एक और मॉलिक्यूल से भी अगर हाइड्रोजन रिलीज हुआ होता तो वो हाइड्रोजन इसके साथ जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करने की बजाय इसके साथ आकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता, तो हमारे पास क्या आ जाता, CH3 CH3 अल्केन, यानी कि अल्केन भी बन गया, अल्कीन भी बन गया। और यहाँ पर भी दिस इज 5 साइड प्रोडक्ट। अब ये अल्केन और ये अल्केन और ये अल्केन थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है, साइड चेन में फर्क है। सो साइड प्रोडक्ट कितने, 5 साइड प्रोडक्ट्स बने थे, जिसमें से जो थर्ड वन है वो जाकर अब रिएक्ट करेगा आपके इसके साथ, पायरमेटन के साथ। सो बाकी सब मैं अब रिमूव करने लगी हूँ, इरेज करने लगी हूँ, ताकि अब आपको पता हो कि हमने बाकी किस पे लेके काम करना है आगे पर। ओके जी। अब इसी तरह सेम जैसा हमने पहले पढ़ा था, इसमें क्या होगा कि इसमें पहले हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन की इसमें प्रोटॉन रिलीज होता है ना, तो प्रोटॉन की सब्स्टिट्यूशन हो, सॉरी प्रोटॉन ये न्यूक्लियोफिलिक है तो हाइड्राइड की सब्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन इसमें क्या है, हाइड्राइड की सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, बल्कि यहाँ से, ठीक है, इसका अब इसका नाम मैं बना रही हूँ क्योंकि लगातार रेजोनेंस हो रही होती है, तो हमारे पास कोई ये बॉन्ड लाजमी नहीं है, क्योंकि आपको याद है रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि उनके बीच में एक हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, और बॉन्ड जो है यहाँ पर ये कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ये ना तो सिंगल बॉन्ड है, ना ये सिंगल बॉन्ड है, और ना ये कंप्लीट डबल बॉन्ड है, ये दोनों जो है वो 1.5 बॉन्ड कहला सकते हैं, ठीक है। सो अब ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस जगह वाली पोजीशन को लेकर चलूंगी। सो हुआ क्या, एक तरह से होगा हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा ना, उसमें एडिशन प्रोडक्ट होगा एक तरह से। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकेज होगी, यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, और ये कार्बन जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, इसके पास हाइड्रोजन की एडिशन हो गई, और यहाँ पर इस प्रोडक्ट को कहते हैं, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, दिस इज कॉल्ड डाई हाइड्रो एडक्ट। इस डाई हाइड्रो एडक्ट का क्या होगा कि अब देखो, इस ये इट इज नो मोर एन एरोमेटिक स्ट्रक्चर, जबकि हमारे पास पहले ऐसा नहीं हुआ था। अगर आपको पहले याद, जितने अगर पहले अभी तक हमने जितने भी पढ़े एग्जाम्पल्स पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी एक पॉइंट पर एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। इसमें एरोमेटिसिटी अब खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर इस पोजीशन पर कोई अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं रहा इस पोजीशन पर। अब इसको दोबारा से इसकी एरोमेटिसिटी स्टोर करने के लिए, या इसके लिए प्रॉपर अगर वर्ड यूज किया जाए, तो इसको दोबारा से री एरोमेटाइजेशन करवाने के लिए हम इसकी करवाते हैं ऑक्सीडेशन। जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी, तो ये ऑक्सीडेशन इसकी करवाई जाएगी डिफरेंट एजेंट की, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में भी करवाया जा सकता है, या डिफरेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाया जा सकता है। लेकिन आप इसलिए मैंने ये बात लिखी है कि आप स्पेसिफाई ना करो, सिंपल ऑक्सीडेशन लिख दो कि ऑक्सीडेशन होगी। जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और यहाँ पर दोबारा से इसका एरोमेटिसिटीज की दोबारा से स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन ही सिर्फ जो है वो लेकर नहीं निकलेगा ऑक्सीजन अपने साथ, यहाँ पर दिस हाइड्रोजन, क्योंकि इस पोजीशन पर हाइड्रोजन अभी भी बाकी था, 1 2
3 एंड 4, क्योंकि बॉन्ड अब बना है ना, ये बॉन्ड पहले नहीं था, ये तो बाद में बनेगा। सो इस पोजीशन पर अभी तक क्या हुआ था कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और इसकी दोबारा से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, और दोबारा से इसकी एरोमेटिसिटी स्टोर हो जाएगी। ओके अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो आप एक दफ़ा से दोबारा से रिवाइंड करके इस पोर्शन को दोबारा से देख के आराम से समझ लो। और जब आप इसको समझ रहे हो तो अपने पास, क्योंकि मेरे पास एक कम स्पेस थी तो मैंने इतना नीटली सब कुछ नहीं किया। आप जो स्टेप वाइज मैंने चीज़ें बताई हैं उसको पेज पे तरतीब से नीटली करके लिखोगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसका मैंने ये इसलिए कहा है कि आप रिवाइंड करके एक दफ़ा अच्छे से इसको समझ लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग पायरेज़ीन पढ़ेंगे, पायरेज़ीन में भी सेम इसी मैकेनिज्म की बेसिस पर जो है वो अराइलेशन होगी। ये देखो ना, ये रिंग स्ट्रक्चर की एडिशन हुई है तो बिल्कुल इसी मैकेनिज्म पे उसकी अराइलेशन होगी, तो उस पॉइंट पर हम लोग दोबारा से मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अमाइनेशन। इसकी अमाइनेशन जो है वो भी डिफर करती है, जो हम लोगों ने प्रीवियसली अभी तक देखा। इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ KNH2 प्लस NH3। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में इसका होगा, तो होगा क्या हमारे पास। अच्छा, अब ये दोनों आपस में जो है ना जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास NH2, ठीक है, ओके, ये हम बाद में करते हैं, जैसे पहले मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले जो चीज फर्दर हो रही है हम पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, ये याद रखना आपने, इसलिए मैं ये अब स्टार्ट भी कर दिया, ब्रैकेट भी कर दिया। ओके, इस पोजीशन पर इस नाइट्रोजन से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, इस नाइट्रोजन से, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, इस नाइट्रोजन ड्रॉ की, नाइट्रोजन के साथ बाकी सब कुछ फर्दर लेके चलते हैं हम। वैसे ही इस नाइट्रोजन पर आकर स्टॉप कर देना है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है फिर ये फर्दर किसके साथ अटैच है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। यानी कि अब हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्ड की ब्रेकेज हुई, ये बॉन्ड ब्रेकेज हुई, नाइट्रोजन को ऐसा इधर स्टॉप कर दिया और यहाँ पर ये सी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सी को इस तरह लिख दिया। अब अच्छा, यहाँ पर इसके पास ये देखो 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पर हाइड्रोजन है। तो 4th पोजीशन पर अगर आप हाइड्रोजन को मेंशन करना चाहो तो कर दो, ना भी करो तो वो फॉर श्योर समझी हुई बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अच्छा, अब हुआ क्या कि इन दोनों की ब्रेकेज की वजह से, इन दोनों के आपस में रिएक्शन के बाद हमारे पास जो बना वो उसमें एक हाइड्रोजन रिलीज हुई जो कि जाकर इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और उसकी वैलेंसी पूरी करेगी 1 2 3। और जो NH2 रिलीज हुआ उसने जाकर इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी और इसकी भी वैलेंसी पूरी कर दी। ये हमारे पास बने। पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले वालों में घबराने की जरूरत नहीं है। पहले वाले हम जिस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते आ रहे थे पहले वैसे ही होंगे, सिर्फ इसमें आकर ये पहली दफा ऐसा हुआ है और सेम इसी तरह पायरेज़िन में डिफर करेगा। अच्छा जी, अब क्या होगा कि यहाँ पर इधर तक हो गया। अब इसमें यहाँ पर इंटरमीडिएट के अंदर अभी जो प्रोसेस होना है वो खत्म नहीं हुआ, ये हमारा इसके बाद हमारा जो है ना यहाँ पर अब हमारा भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। अब होगा क्या कि इसको मैं दोबारा से अगर आपको समझाने के लिए दोबारा से लिखूं इस वाले पोर्शन को, तो अब आप लोग इसको पेज पे अगर कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए। मैं सिंपल, क्योंकि मैं इरेज कर सकती हूँ तो मैं आपको इसको चेंज करके सिर्फ इसको नाइट्रोजन को इस पोजीशन पर चेंज करके, ओहो इट्स ओके,
इस कार्बन पे अटैच था हमारा, इस कार्बन पर अटैच था डबल बॉन्ड NH2, उसको मैं इस तरफ करने की बजाय ऊपर को कर N, और अब इसके साथ बाद में आके लग गया था H, यानी कि इस डायरेक्शन में करने की बजाय मैंने इसको ऊपर को कर दिया, सिंपल डायरेक्शन चेंज की। अब अभी यहाँ पर ये, क्योंकि अब मैं इसको खाली ये बॉन्ड किसी की तरफ भी नहीं जा रहा, ठीक है, नहीं यहाँ पर इस जिस तरह हमने उसकी डायरेक्शन चेंज की उसी तरह बिल्कुल अब हम लोग इस NH2 की भी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और इसकी डायरेक्शन भी ऊपर को कर देते हैं, इसलिए कि इस तरह करने से आपको फर्दर क्या होने वाला है वो चीज समझाना आसान हो जाएगी। सिर्फ इसको इस तरह लिखने का पर्पस, चीज बिल्कुल वही लिखी है, सिर्फ इस तरह लिखने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा उसको समझाना कि कैसे बना वो आसान हो जाएगा। अब आप ये देखो कि यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब इस कार्बन और इस नाइट्रोजन जब रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, या इन अदर वर्ड्स के रिंग फॉर्मेशन के बाद उसमें रेजोनेंस आ जाएगी तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ये स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये दिस इज नॉट अ स्टेबल स्ट्रक्चर, सो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ मूव करवाने के लिए क्या होगा, इसमें से ये एक बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, इसमें से एक बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट कर देगा और इन दोनों को बॉन्ड बना देगा इनके बीच में। पहले मैं सिर्फ इतना पोर्शन करती हूँ, नाइट्रोजन, ये कार्बन, और ये कार्बन फर्दर अटैच है नाइट्रोजन से, और फिर ये अटैच आगे फर्दर दो हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऊपर अटैच था क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ और साथ NH के साथ। NH के साथ मैंने इसलिए लिखा है कि एक H मैंने अब इसके साथ नहीं लिखा क्योंकि वो एक H जो है वो ऑलरेडी जा चुका है, सॉरी NH नहीं, H नहीं जा चुका, बॉन्ड यहाँ पर एक बॉन्ड लिखा है क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी शिफ्ट हो गया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अब जब ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हुआ तो अब नाइट्रोजन जो है 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रहा है, यानी कि इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, यहाँ से दोबारा देख लो, ये कार्बन और जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ क्या कि दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इसने इस बॉन्ड को पहले अपनी तरफ छीना, ठीक है, इसने इसको अपनी तरफ छीना तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके उसने यहाँ पर ये बॉन्ड बनाया तो इसके अपने ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इधर इसके ऊपर अभी नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि चार्ज आ गया, ये 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, इसके ऊपर चार्ज है, ये इसकी मोस्ट स्टेबलाइज फॉर्म नहीं है, तो यहाँ से ये इस हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसको स्नैच करेगा। जब इसने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन स्नैच किया तो यहाँ से रिलीज हुआ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन शिफ्ट कर जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, हमारे पास फिर अमाइनो ग्रुप बन जाएगा NH2। सो ये मैं इरेज करने लगी हूँ क्योंकि अब इधर से जो चेंजेस हमने की उन चेंजेस को दोबारा ड्रॉ करते हैं। आफ्टर चेंजेस हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आया, अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड SH नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओके। साथ अब हमारे पास आ गया Cl, इधर SH, NH2 और इस पोजीशन पर N है, इस N के पास अब क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन, ठीक। अब क्या होगा कि अभी भी ये हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें ना सारा कुछ हमने इतना लंबा मैकेनिज्म इसलिए फॉलो किया कि इनके अंदर पायरामिडीन के अंदर जो हाइड्राइड है, जो हाइड्राइड रिलीज होना है वो आराम से इजीली नहीं जाता, इसी तरह जो सब्स्टिट्यूट है वो भी इजीली इसको नहीं छोड़ के जाएगा,
यानी कि अमाइनो ग्रुप जो है उसने आकर सब्स्टिट्यूट किया इस क्लोरीन को, तो ये इसको विदाउट इस मैकेनिज्म को फॉलो किए बगैर नहीं कर सकता। यानी कि जो हम लोगों ने पहले मैकेनिज्म किया था उसके मुताबिक सीधी तरह आया और उसको रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर वैसा नहीं हो सकता। अब लास्ट में क्या होगा, क्योंकि इसने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो अभी कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ से ये रिमूव हो जाए, तो इसका रिमूवल लास्ट स्टेप में है। अब क्या होगा कि ये यहाँ से इसके साथ हाइड्रोजन के साथ HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। दोनों की, इस कार्बन की और नाइट्रोजन की, एक वैलेंसी शॉर्ट होगी, आपस में वैलेंसी को पूरा करने के लिए, यानी कि उसकी स्टेबलाइज फॉर्म में जाने के लिए यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको वहां पर मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट हो गया विद अमाइनो ग्रुप। अब जो भी हमने सारा मैकेनिज्म फॉलो किया ना, वो था ANRORC मैकेनिज्म। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर फर्दर उसने डिफरेंट मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है, ठीक है। अभी तक हमने बिल्कुल भी इस चीज को टच नहीं किया, लेकिन जिस तरह एक मेथड जो है उसमें न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट की प्रेजेंस में होगी, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट की प्रेजेंस में नहीं करवाते हैं, ठीक है। ये जो मेथड हम करते हैं वो डिफरेंट मेथड है, और ये जिस आज हमने मेथड किया ये कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड था, मैकेनिज्म डिफरेंट था। मेथड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही था। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलरलेस होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 22 डिग्री सेल्सियस है इसका, सॉल्युबल इन वाटर है, और इसकी जो स्मेल है वो पेनिट्रेटिंग है। पेनिट्रेटिंग मतलब ये कि अगर आप इसका कैप खोलते हो, अगर ये किसी बॉटल में बंद है, आप इसको कैप इसको की आपने ओपन की, तो एकदम इसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाएगी, और अगर रूम का डोर खुला है तो नेक्स्ट एरिया में भी इसकी स्मेल जो है वो पेनिट्रेट कर देगी। दैट्स व्हाई इसको पेनिट्रेटिंग ओडोर कहते हैं। सिंथेसिस जो है दो मेथड से होगी, दोनों मेथड बहुत सिंपल है, ठीक है। फिनाइल एसिटोनाइट्राइल जब रिएक्ट करता है फॉर्ममाइड के साथ, तो हमारे पास जो है वो 4 अमाइनो 5 फिनाइल पायरिमिडीन बन जाता है। अच्छा, पायरिमिडीन को एज सच विदाउट सब्स्टिट्यूट ऑब्टेन करना भी मुश्किल है, यानी कि इसको जब भी आप सिंथेसिस करोगे तो उस सिंथेसिस में क्या हो रहा है, साथ सब्स्टिट्यूट भी आ रहे हैं। तो इन सब्स्टिट्यूट के साथ अगर आ रही है तो फिर हम डिफरेंट मेथड अप्लाई करके इसका डिफरेंट आगे फर्दर रिएक्शन करवा के डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ इस फिनाइल फंक्शनल ग्रुप को भी रिमूव कर देंगे और अमाइनो फंक्शनल ग्रुप को भी रिमूव कर देंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में पायरिमिडीन जो है वो ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट, टेट्रा इथॉक्साइल प्रोपेन, प्रोपेन के साथ जो है वो 4 इथॉक्सी ग्रुप्स जो है वो अटैच हैं, सो दैट्स व्हाई टेट्रा इथॉक्सी प्रोपेन रिएक्ट करता है जब इसमें भी दो मॉलिक्यूल है फॉर्मामाइड के, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा पायरिमिडीन। अच्छा, एक चीज ये कि अभी मैं आपको मैकेनिज्म नहीं करवा रही, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं किसी दिन टाइम निकाल के उस पर भी इसकी मैकेनिज्म्स पे कि किस तरह यहाँ से स्टेप 1 से फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आया, उस पर भी किसी दिन मैं रिकॉर्ड कर दूंगी वीडियो। तो वो इसलिए मैंने इसमें नहीं की कि जो लोग वो देखना चाहते हैं वो स्पेसिफिक वो स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं, उनको पूरा जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं डिटेल्ड में, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको होता है कि हमारा जितना पेपर में लिखना है बस उतना हो जाए, हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। तो जो एक्स्ट्रा है वो मैं उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो जो है वो बाद में बना दूंगी इंशाल्लाह। लेट्स मूव ऑन टू द यूजेस। दिस इज यूजेस जो है वो इसका हमारा लास्ट है। वो क्या है, पायरिमिडीन जो है वो हमारे अंदर बॉडी में जो यूरासिल थायमीन ये बेसिस है ना, ये जो हमारी बेसिस हैं डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनका पार्ट है। सो दैट्स मीन कि हमारी बॉडी का, हमारी फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यानी कि हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बायोलॉजी में रोल प्ले करता है। उसके अलावा एज अगर हम ड्रग्स का देखें तो सल्फाडायाजीन और सल्फामेराजीन दे बोथ आर एंटीबायोटिक इन नेचर। सो यूज क्या है इनका, पायरिमिडीन का अगर हम यूज देखें तो पायरिमिडीन के डेरिवेटिव एज अ एंटीबायोटिक जो है वो मेडिकल फील्ड में यूज हो रहे हैं। That was all about pyrimidine. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे पायराजीन को। तो तब तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर।